झांसी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान। छापेमारी में सैकड़ों भट्टियां और हजारों लीटर लहन भी नष्ट की गई। वाराणसी में बॉयज हॉस्टल की छत पर मिला लड़की का शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कानपुर में पुलिस की सुरक्षा के बावजूद एमबीबीएस की छात्रा का अपहरण। छात्रा ने 2 वर्ष पहले की थी लव मैरिज। पति ने छात्रा के पिता पर लगाया अगवा करने का आरोप। और शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई जीप। हादसे में 3 लोगों की गई जान। अलीगढ़ में 2 ट्रकों की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। समाचार प्लस पर आज हम उन देशद्रोहियों का खुलासा करने जा रहे हैं जो भारत नेपाल सीमा के इस पार भी हैं और उस पार भी। भारत के भीतर रहकर ये देशद्रोही भीतर ही भीतर भारत को खोखला करने में जुटे हुए हैं। इनके तार सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं से हैं। हर वक्त तार जुड़े रहते हैं। ये देशद्रोही दोस्ती की आड़ में हमारी, आपकी, हम सब की पीठों में खंजर भोंक रहे हैं। भारत और नेपाल एक दूसरे के पुराने साथी, एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे के वफादार। रिश्ता छोटे बड़े भाई जैसा। रिश्ता इतना प्रगाढ़ कि दोनों देशों के बीच की 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा को हमेशा खोले रखा गया ताकि दोनों देशों के लोगों में आपसी भाईचारा और बढ़ाया जा सके। इसमें उत्तर प्रदेश की 599 किलोमीटर और उत्तराखंड की 264 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटी हुई है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिक आसानी से नेपाल आते जाते रहते हैं और नेपाली नागरिक हमारे यहाँ आते हैं। दोनों देशों के लोग आसानी से सीमा पार करते, यहाँ वहाँ रिश्ते नाते बनाते और कारोबार व्यापार भी करते। मगर जैसे जैसे वक्त बीता ये रिश्ते भी बदलने लगे। कभी भारत के सजग प्रहरी के तौर पर मशहूर नेपाल अब भारत के लिए नासूर बनने लगा। प्राकृतिक सौंदर्य से सजी धजी वीर बहादुरों की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियां पनपने लगी। भारत के खिलाफ साजिशें करने और हम पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने नेपाल को सबसे ज्यादा मुफीद समझा और नतीजतन नेपाल से एक के बाद एक कई खूंखार आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने लगे। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में गोला बारूद की घुसपैठ, भारतीय नक्सलियों को नेपाली माओवादियों की मदद, सीमा पार नेपाल से नशीले मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों की बड़ी बड़ी खेपें, मानव तस्करी समेत कई तरह की भयंकर वारदातों को भी अंजाम दिया जाता रहा है और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। करीब 13 वर्ष पहले 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आने वाले विमान संख्या IC-814
एयरबस A300 की उड़ान को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और फिर उसे अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। इस विमान में 5 हाईजैकर समेत कुल 178 यात्रियों के अलावा चालक दल के 11 सदस्य सवार थे। हाईजैकर्स काठमांडू में न केवल अपने हैंडबैगों में खतरनाक बम, पिस्तौलें और चाकू लाने में कामयाब रहे, बल्कि लगेज होल्ड में रखे अपने बैग में ढेर सारा असलहा और गोला बारूद भी लेकर आए थे। आतंकवादियों ने खूंखार मौलाना मसूद अजहर समेत 4 आतंकवादियों को रिहा करा लिया था। उस वक्त विमान उड़ा रहे इंडियन एयरलाइंस के कमांडर कैप्टन देवी शरण ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि उड़ान के ठीक पहले जब उन्होंने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा की बदहाल स्थिति को देखा तो उन्हें ये लगा था कि काठमांडू का ये हवाई अड्डा सुरक्षा के लिहाज से सबसे कमजोर था और ऐसा बदइंतजामी, भ्रष्टाचार, लापरवाही और रिश्वतखोरी के चलते हुआ था। कंधार विमान अपहरण कांड की 13वीं के पहले समाचार प्लस की टीम ने नेपाल का दौरा किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इतनी बड़ी वारदात के बाद नेपाल के हालात सुधरे या नहीं। इसके लिए हम बहराइच जिले के रोपड़िया के करीब स्थित भारत नेपाल सीमा से नेपालगंज में दाखिल हुए। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहां से नेपालगंज सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। नेपालगंज हम जाएंगे, वहां पर ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो इंडो नेपाल ओपन बॉर्डर पर होने वाली तमाम गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है। आतंकवादियों की ऐशगाह बनता जा रहा है नेपाल, आखिर क्यों? नेपाल आने के पहले और इस दौरान हमने क्या क्या देखा, वो देखकर हम स्तब्ध रह गए। हमारे होश उड़ गए और हम गहरी सोच में पड़ गए कि हे भगवान, नेपाल तो सिर्फ आपके ही भरोसे है। नेपाल तो हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा और गंभीर खतरा बन गया है। भारत के लिए नेपाल से जितना बड़ा खतरा है उतना किसी और देश से नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत नेपाल की सीमा को क्या वाकई ऐसा ही फ्री रखा जाना जरूरी है? नेपालगंज पहुंचकर हमने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या समझा, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप बस बने रहिए समाचार प्लस के साथ। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज समाचार प्लस। जी, इस मुद्दे पर हम जो बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा यशपाल सिंह साहब हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। उत्तर प्रदेश में आप पुलिस के सबसे ऊंचे अधिकारी रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, बॉर्डर एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसके अलावा हमारे साथ देहरादून से जेएस पांडे साहब जुड़ेंगे, आप पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा प्रकाश पंत साहब हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और इंडो नेपाल रिलेशन पर कई सारी किताबें आप लिख चुके हैं और आपके कई सारे रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं जानने की समझने की कोशिश करूंगा कि जब नेपाल से भारत विरोधी गतिविधियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं तो फिर नेपाल हमारा मित्र कैसे? नेपाल अगर मित्र है तो फिर शत्रु कैसे होते हैं? ये तमाम बातचीत मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट में चाहूंगा कि इस वक्त मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं तो खून खराबा कर दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों को जब लगा कि सिर्फ इतने भर से वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे तो उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को तहस नहस करने की साजिश रची। इसके लिए सबसे आसान जरिया था नकली करेंसी।
अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है। किसी भी देश को अगर कमजोर करना है और उस पर काबिज होना है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना होता है। ये बात देश के दुश्मनों को बाखूबी मालूम है। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंक के आकाओं ने आवागमन मुक्त नेपाल को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर सबसे मुफीद समझा। और बस फिर क्या था, घुसपैठिया बने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खुफिया एजेंटों को नशीले मादक पदार्थों और नकली भारतीय करेंसी के साथ भारत में भेजा जाने लगा। इतना ही नहीं, नकली करेंसी भारतीय व्यवस्था में आसानी से खप सके, इसके लिए भारत की असली करेंसी को नेपाल भेजा जाने लगा और फिर इसे नेपाल से हवाला कारोबार के जरिए विदेशी बैंकों में जमा कराया जाने लगा। उसके बाद इसी पैसे को भारत में निवेश के लिए भेजा जाने लगा। इससे हुआ ये कि नकली नोट भारतीय खुदरा अर्थव्यवस्था में खप गए और विदेशी निवेश के नाम पर बढ़ी हुई ब्याज दरों पर हमारा ही पैसा हमें उधार दिया जाने लगा। इससे हमें दोहरी मार पड़ने लगी। हम आपको दिखाएं और समझाएं कि ये पूरा गोरख धंधा होता कैसे है। उससे पहले बता दें आपको कि इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बहराइच जनपद के रोपड़िया में खड़े हुए हैं। बस सामने नेपाल और भारत की सीमा दिख रही है और इसे पार करके हम नेपालगंज के भीतर प्रवेश होंगे। ध्यान से देखिए, इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा पर खड़े हैं। ये बहराइच जनपद का रोपड़िया इलाका है। यहां से वो सामने नेपाल दिख रहा है। इस रास्ते को पार करने के पहले हमें भारतीय कस्टम्स और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। इन्हीं चेक पॉइंट के करीब 20 मीटर पहले एक पान के डब्बे पर हम रुके। हमारे कुछ बोलने के पहले ही एक दलाल हमारे पास आया। बिना खौफ के उसने हमसे सीधा सवाल पूछा कि साहब कुछ चाहिए क्या? अरे वो जो लड़का करेंसी चेंज करता है वो कहाँ है? करेंसी चाहिए थी। कितना चाहिए यार? अब ये सामने खड़े हैं। उसे कोई नहीं है यार आशी चाहिए कि नेपाली चाहिए? नेपाली कितना चाहिए? मंगवा ले। तो देखा आपने किस तरह से कालिया नाम का ये दलाल हमसे बेबाकी से बातें कर रहा है। जब हमने इसको बनावटी डर दिखाते हुए पूछा कि सामने ही पुलिस वाले खड़े हैं, तो इसने कहा कि आप चिंता ना करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। हर महीने 25,000 रुपए हम देते हैं पुलिस थाने में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चेंज करते हो तुम लोग? एक कस्टम वाले महीने का लेते हैं, कैसे लेते हैं? कस्टम वाले नहीं कैसे चेंज लेते, थाने वाले लेते हैं। थाने वाले लेते हैं? हम लोग महीना देते हैं। कितना महीना देते हैं? हम लोग देते हैं 25,000 महीना। अच्छा ये बताओ, ये जो पुलिस वाले हैं इसको मिला करते हैं सिर्फ एसएसबी वाले। महीना ले। अरे मान लो अपन को तलाशी ले, अपन तब कुछ नहीं बोलेंगे। पैसा कहाँ से लाए? कुछ रसीद होनी ये चाहिए ना? बताइए पैसा कोई नहीं बोलेगा। आप रसीद कहाँ से लाए? भैया ये महीना देता है। आप ये रुपया ले जाइए नेपाली पैसा। हम नेपाल जा रहे हैं घूमने के लिए। भारतीय क्या अरे यार तो नहीं, यहाँ वापस आएंगे। नेपाली यही लिया करते, बढ़िया में लिया, बात खत्म। तो कोई रसीद तो होनी चाहिए ना कि कहाँ? नहीं हम दिन भर लाते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, अगर वो पकड़ लें तुम्हारी बात करा दें, हो जाए काम? कर लीजिए, दुर्गा जी पकड़ ले। हो गया, मेरी बात करा दूं? चलो चलो आओ। इस इलाके में नेपाली करेंसी को एनसी और भारतीय करेंसी को आईसी कहा जाता है। जब हम भारतीय रुपयों को नेपाली रुपयों में तब्दील करवा रहे थे, तब हमने दलाल कालिया से पूछा, तुमने कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन कोई बट्टा नहीं काटा? तो उसने कहा आप आराम से जाइए नेपाल, खरीदारी कीजिए, लौट के जब आएंगे तब देख लेंगे। एक वो बता, अबे इसमें तूने मेरे से पूरे लिए पूरे दे दिए। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बच। तू कमाया क्या तूने? आपको नेपाल जा रहे हैं ना? हाँ। हम कुछ नहीं कमाए। अब इसमें जो भारतीय जो लेगा उसमें जो भारतीय बट्टा है हमको बचेगा। अच्छा, अब जो वापस तुझसे लेगा उसमें बट्टा मिलेगा? बट्टा मिलेगा, बच जाएगा, कमीशन मिलेगा। ये बात। हाँ।
खैर, हमने आईसी को एनसी में बदलवाया और भारतीय कस्टम चौकी पर जा पहुंचे। वहां मौजूद इन पुलिस वालों को बखूबी पता था कि हमने कालिया दलाल से आईसी को एनसी में तब्दील करवाया।